गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब टाइम हो चुका है कि हम अपने एडिटोरियल को कंसिडर करें, देखें कि हमारे आज के एडिटोरियल में क्या नई चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वोकैब्स, और क्या उसकी लैंग्वेज क्या है, पैसेज हमसे क्या कह रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ वो ये है कि एडिटोरियल्स पढ़ने से हमारे दिमाग में एक सोच इंड्यूस होती है, सोचने का तरीका जो है वो इन्हांस होता है, इम्प्रूव होता है, और कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है हमारे दिमाग में डेवलप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल विदाउट मच अडो। बट बिफोर वी बिगिन क्या करते हैं, थॉट फॉर द डे अपनी देखते हैं कि हमारा आज का गुड थॉट क्या है जो हमसे कह रहा है कि हम अपने दिन की शुरुआत करें बहुत सारी पॉजिटिविटी एंड गुड एनर्जी के साथ। तो थॉट है आज का हमारा, पीपल ऑफ अकम्पलिशमेंट रियरली सैट बैक एंड लेट थिंग्स हैपन टू देम, दे वेंट आउट एंड हैपन टू थिंग्स। जिन लोगों ने अकम्पलिशमेंट किए, सक्सीड हुए, जीत हुए, अपनी मंजिल को पा लिया, वो शायद ही कभी पीछे हट के किसी भी रुकावट से पीछे हटे होंगे, बैठे होंगे, और उन्होंने जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको होने दिया होगा। बजाय इसके उन्होंने क्या किया, वो आगे बढ़े और जो चीज़ वो चाहते थे वो उन्होंने होने दी या वो उन्होंने करी। एलन मस्क बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि एलन मस्क क्या है, अपनी तरीके वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता, एंटरप्रेन्योर सॉरी कहना चाहिए मुझे। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो कि कुछ नया करते हैं, इनोवेटिव करते हैं। यानी कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस होता है, चेक कर लीजिएगा आपकी क्या होता है, और वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एलन मस्क की बात करते हैं, ये क्या है, टेस्ला कंपनी के ओनर है। टेस्ला कंपनी क्या है, स्पेशल व्हीकल्स बनाती है, और इन्होंने अपनी तरह की सोच को, अपनी तरह की बात को, अपनी जो इनोवेशन की कैपेसिटी थी या जो ये चाहते थे करना, उसको अकम्प्लिश किया है। उसके लिए काफ़ी मेहनत की है, अपनी लिमिट्स को पुश किया है। जैसे पहले ये सिर्फ इनोवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहते थे, लेकिन फिर इनके दिमाग में, जैसे कि इनके वो हैं आइडियल हैं, कौन है, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन इनके आइडियल हैं। तो इन्होंने उनको ध्यान में रखा और ये ऐसा मानते हैं कि एडिसन की वजह से दुनिया में सारी इनोवेशंस पहुंची। तो इन्होंने इनोवेशन और बिजनेस को एक साथ कंबाइन किया और अपनी सोच को आगे बढ़ाया। तो यही आपको भी करना है, जो आप सोचते हैं, जिस तरह से आप दुनिया को देखना चाहते हैं फॉर अ पॉजिटिव सेंस, यहाँ मैं बता दूँ, उसको अकम्प्लिश करने में लग जाइए। सबसे पहले अपने को अच्छा करिए, इम्प्रूव करिए, चीज़ें सीखिए और अपने आप को स्टेबल करिए, फिर जैसा आप चाहते हैं दुनिया को बदलते चलिए। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का टाइटल क्या है। बट बिफोर वी बिगिन आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्या करिए, प्रेस कर दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एडिटोरियल उसका, टेलीग्राम चैनल का और किसका, वोकैब 24 एप्लीकेशन का। वहाँ से जाकर उन दोनों चीज़ों को एक्सेस कर लीजिए। आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। वोकैब 24 की अगर प्राइम मेंबरशिप आपके पास है, दैट इज़ सो फार सो गुड, क्योंकि उसके साथ आपको अनलिमिटेड फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो वो ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को, इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यू रखिए। विदाउट मच अडो आते हैं अपने टाइटल पर और देखते हैं कि क्या कह रहा है। द टाइटल इज सेइंग अ डिमार्केशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। डिमार्केशन आ चुका है, कई बार वर्ड्स आ चुका है, और हाँ कई बार आ चुका है, इसलिए ये बताता है कि द वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक और वर्ड जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑफस्केट। क्यों ऑफस्केट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने दिन हो गए हमें सेशन अटेंड करते हुए, उसमें क्या है, ये वर्ड कई बार आ चुका है, ऑफस्केट, जिसका मतलब होता है स्पष्ट होना या चीज़ों का अनक्लियर होना। इसके सारे फॉर्म्स को लर्न कर लीजिए, देख लीजिए कि वर्ड किस किस तरह से यूज़ होता है, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स के डिमार्केशन और ऑफस्केशन के बहुत चांसेस हैं कि आपके उसमें आए, एग्ज़ाम में आ जाए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसी टाइम थोड़ी सी सब्जेक्ट से अलग है, मतलब सब्जेक्ट से तो है बट अभी के सेशन से, वो ये है कि जो प्रेफिक्स और सफिक्स वाले वर्ड होते हैं उनको याद कर लीजिए। प्रेफिक्स में आपको दो बताती हूँ, एन यानी कि ई एन और ई एम, ये दोनों प्रेफिक्स लगकर जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि वो वर्ड जो है एक तो फॉर्म चेंज कर देते हैं, इसलिए थोड़े से आपके लिए ट्रिकी हो जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो वर्ड्स बहुत आपको मिलते हैं, रिपीटेड मिलते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान में रखिए, तो काफ़ी आपके जो वोकैब्स हैं वो कवर हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, आते हैं वापस से अपने टाइटल पर। अब डिमार्केशन की बात कर रहा है, कहाँ पर, अ डिमार्केशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। डिमार्केशन की बात है सीमांकन से, बट सीमांकन को लिटरली मत लेकर चलिए, आप ऐसे समझिए किसी चीज़ को हाईलाइट करना, डिफ्रेंशिएट कर देना, या किसी चीज़ के बारे में साफ तरीके से बताना। जैसे कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर डिमार्केशन की बात होती है, तो यही होता है ना कि जो हमारी एलएसी है उसको साफ तरीके से बताया जाए कि ये आपका दायरा है, ये हमारा दायरा है, तो डिमार्केशन करते हैं। तो यहाँ पे
पे डिमार्केशन भी बता रहा है कि पब्लिक ऑर्डर में अगर डिमार्केशन किया जा रहा है तो वो किस लिए होगा हम आगे पढ़ेंगे, बट डिमार्केशन यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करके अलग अलग बताने से ली जा रही है। इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर की बात कर रही है, यानी जनहित में जारी वाली बात कर रही है। आते हैं बाय लाइन पे, या फिर सब हेडिंग भी कह सकते हैं। लिखा है द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नीड्स टू बी क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द रोल ऑफ द पब्लिक कमिश्नर। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल है वो क्या करना चाहिए, साफ तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, अलग अलग बताया जाना चाहिए, क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। किसके रोल से, फ्रॉम द पब्लिक कमिश्नर, यानी कि पब्लिक कमिश्नर और डीएम के रोल क्या हैं, अलग अलग तरीके से हाईलाइट किए जाने चाहिए या साफ तरीके से बताए जाने चाहिए। मैंने डीएम लिख दिया है, कमिश्नर भी है, लेकिन कमिश्नर तो बहुत दूर की बात होती है, डीएम थोड़ा पहले आ जाता है। तो मैं सारे उन स्टूडेंट्स को क्या बोल देती हूँ, ऑल द बेस्ट बोल दे रही हूँ। किन स्टूडेंट्स को, जिनका कि 4 तारीख को सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करके आइए। इस बार आप लोगों से काफ़ी उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। क्यों उम्मीद है, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया था पढ़ाई करने का। जून में पेपर होना था, डिले हो गया। कब हुआ, अक्टूबर में हुआ है। इसलिए क्या करिए, उसका बेनिफिट उठाइए, अच्छा सा एग्जाम करके आइए, जल्दी जल्दी से सक्सेसफुल बनिए, फिर मुझे बताइए। चलिए आगे आते हैं, अपने एडिटोरियल को पढ़ते हैं। एडिटोरियल हमारा कह रहा है The reiteration by Supreme Court in the Shaheen Bagh case of the right to protest within reasonable restrictions helps in understanding the breakdown of public order in Delhi over a 3-month period. There are 2 perspectives explaining the 16,000 calls to the police, 3,500 on one day. Registration of 751 cases, 53 deaths, and destruction of property of over rupees 20 crore, and the initial charge sheet running into 17,000 pages against 15 people. द रीट्रेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, रीट्रेशन कर रहे हैं, अपनी बात को दोहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उसको उन्होंने दोबारा दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है, अगर मान लीजिए उसको री अपील कर दिया गया है, उसके खिलाफ वापस से एक याचिका दायर की गई है जिसमें कि वो ये कहते हैं कि आप क्या करिए, इस पर पुनर्विचार करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर वही जजमेंट री इम्पोज कर दिया है तो इसका मतलब है कि रीट्रेशन कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपनी जो सोशल नीड बनी हुई है उसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई जजमेंट दिया था तो वापस से उसने उसको हाईलाइट किया है। तो रीट्रेशन दोनों सेंस में आप देख सकते हैं, दोहराने से या पुनर्विचार करने के बाद फिर से वही बात कहने से। तो द रीट्रेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया रीट्रेशन जो है, दोहराई गई बात है किस मामले में, इन शाहीन बाग केस, शाहीन बाग मामले में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बात है। और क्या बात है, ऑफ द राइट टू प्रोटेस्ट, शाहीन बाग में जो राइट टू प्रोटेस्ट की बात है उसके ऊपर जो जजमेंट दिया था उसके लिए वो कह रहे हैं राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब होता है खिलाफत करने का अधिकार। विद इन प्रोटेस्ट को यहाँ पे आप उससे भी देख सकते हैं ना, जैसे लोग धरना वगैरह करते हैं, विरोध से है। फिर है विद इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन ये विरोध क्या होने चाहिए, रीजनेबल, एक दायरे के अंदर, रेस्ट्रिक्शन के अंदर होकर रहने चाहिए, यानी कि जैसे रूल्स हैं उनके हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए जाते हैं उनके अंदर होने चाहिए किसी भी तरह के प्रोटेस्ट। वो क्या करता है, अब इस रीट्रेशन की बात कर रहा है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, वो हमें मदद करता है ये समझने में, द ब्रेक डाउन ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ब्रेक डाउन का मतलब यहाँ पे टूटने से नहीं है, ब्रेक डाउन से है फेल होने से है। यहाँ पे टूटना लिखा हुआ है, आप अगर टूटने से भी समझे तो टूटने से किसी चीज़ के खराब होने से हो सकता है, बट यहाँ पे ब्रेक डाउन ब्रेक थ्रू के ऑपोजिट की तरह देखा जा रहा है। ब्रेक थ्रू क्या होता है, किसी चीज़ का शुरू होना जिससे आपके फ्यूचर में रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, या फिर किसी चीज़ का लार्ज स्केल पे शुरू होना। लेकिन ब्रेक डाउन का मतलब है किसी चीज़ का फेल हो जाना जिसके कि रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी पुअर हैं, या कोई चीज़ फेल हो गई है तो उसकी बात कर रहा है। बोल रहा है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पब्लिक ऑर्डर इन दिल्ली। अब वो किस बात को समझने के लिए मदद करेगा, पब्लिक ऑर्डर का, यानी कि जनता जिस तरह से हमारा एक पब्लिक ऑर्डर चलता रहता है, एक सिस्टम चलता है डे टू डे बेसिस पे हमारी पब्लिक में, इंडिया में, उसका ब्रेकडाउन हुआ है, फेलियर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है, कब से हुआ है, ओवर कब तक, ओवर में हमेशा ड्यूरेशन बताता है, क्लास डिफरेंस होता है जैसे ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 डिफरेंस को बताता है, तो ओवर भी जो है वो ड्यूरेशन को हमेशा बताता है। अब ओवर की बात कर रहा है पूरे इतने दिनों में, कितने दिनों में, 3 महीने के कार्य समय काल में, पीरियड की बात कर रहा है, ड्यूरेशन काल की बात कर रहा है। फिर कह रहा है देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लेनिंग द 16,000 कॉल। 2 पर्सपेक्टिव हैं, पहले यहाँ तक बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए 2 पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। वो क्या है, जो कि एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज़ को साफ तरीके से बताते हैं, किस चीज़ को, वो आगे देखते हैं।
द 16,000 कॉल्स, 16,000 कॉल्स की गई। इस बात को किसको की गई? पुलिस को की गई। 3500 इन वन डे, 3500 कॉल्स एक दिन में की गई। रजिस्ट्रेशन ऑफ 750 केसेस, 751 केसेस जो है वो दायर किए गए। 53 डेथ्स हुई, 53 लोगों की जान चली गई। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रक्शन हुआ, तबाही हुई किसकी? प्रॉपर्टी की, संपत्ति की। कितनी की वो संपत्ति थी? ऑफ ओवर ₹20 करोड़, 20 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस हुआ, बर्बादी हुई। फिर कह रहा है एंड द इनिशियल चार्जशीट रनिंग, और जो कि इनिशियली चार्जशीट दायर की गई थी वो क्या थी? 17,000 पेजेस से भी ज़्यादा थी। रनिंग इनटू मतलब उतनी थी। फिर बोल रहा है अगेंस्ट किसके खिलाफ ये चार्जशीट थी? 15 लोगों के खिलाफ, यानी कि जिन लोगों ने वहाँ पे भड़काए हैं दंगे, उनके खिलाफ जो है 15 लोगों के खिलाफ 17,000 पेजेस की चार्जशीट दायर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। The police commissioner, responding to the criticism of partnership, rightly pointed out that the criminal justice system, with its inherent checks and balances, be allowed to work. The other perspective is that the community-wide protest is not itself a crime, and Delhi police, having magisterial power under the Criminal Procedure Code to take preventive actions, fail to maintain public order. The public policy issue, as the alleged Shopian encounter underlines, is that such delegation confuses power with roles. The public commissioner responding, पब्लिक कमिश्नर की बात कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं या अपनी बात को कह रहे हैं टू द, किस बारे में जवाब दे रहे हैं? टू द क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टिजनशिप, यानी कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, निंदा हो रही है किसकी? पार्टिजनशिप की। पार्टिजनशिप का मतलब है जिस तरह का बायस होता है उसकी बात कर रहा है। किस तरह के बायस के बारे में? अब देखिए उन्होंने पहले क्या किया? पब्लिक कमिश्नर की बात की है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसके लिए? इसके लिए। अब पब्लिक कमिश्नर की बात सीधे यहाँ पे आई है। पब्लिक कमिश्नर राइटली पॉइंटेड आउट, उन्होंने साफ तरीके से उंगली उठाई है किसके ऊपर? पॉइंटेड आउट, इस बात को साफ तरीके से कहा है दैट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि जो क्रिमिनल की हिंदी क्या होती है? जो हमारे जुल्म करते हैं, उनके जस्टिस का जो सिस्टम है विद इट्स इनहेरेंट चेक्स, उसके साथ साथ उस सिस्टम में हम इसको भी इंक्लूड करें कि वो जिस तरह के चेक्स को वो करता है, इस्टेब्लिश करता है। इनहेरेंट का मतलब है उसके अंदर जो चेक्स हैं, चेक्स का मतलब है कंट्रोल से, यानी कि ये काम जो कंट्रोल किया जाता है, एक तो हो गया कि जस्टिस किया जाए, सही गलत की बात करता है, और एक चेक होता है कंट्रोल किया जाए, यानी कि चीज़ों को आप होने से पहले रोकें। प्रिवेंशन की बात अगर करता है तो चेक्स की बात करता है। तो उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर जो है हाईलाइट किया, उंगली उठाई, उसके बारे में बात की है। उसके साथ साथ उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया है जो कि इनहेरेंट चेक्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो कंट्रोल है उसकी बात की है, और बैलेंसेस की बात किया है, यानी कि किस तरह से एक बैलेंस बना रहा है पब्लिक ऑर्डर में, इसकी बात की है। तो पब्लिक कमिश्नर ने 3 बातें की, 3 चीज़ों को हाईलाइट किया है, लेकिन सबसे पहला जो वो उन्होंने हाईलाइट किया वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हाईलाइट किया, और उसी के साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि उसके अंदर जो चेक्स हैं उनकी बात और बैलेंसेस जो हैं उनकी बात उन्होंने कर ली है। और उन्होंने इस क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टिजनशिप के ऊपर जो उनकी बात हो रही थी उसके लिए रिस्पॉन्ड किया है, उस बारे में अपनी बात को कहा है। अब यहाँ पे बैलेंसेस के बाद कॉमा था, आगे पढ़ते हैं। बी अलाउड टू वर्क, अब वो उसके लिए कह रहे हैं, ये जो पूरे सिस्टम को उन्होंने बताया उसको क्या करना चाहिए? अलाउड टू वर्क, उसको हमें काम करने के लिए छूट दी जानी चाहिए, यानी जो भी सिस्टम है वो उसके लिए कह रहे हैं कि उसको काम करने देना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस फेस की हो, या हो सकता है किसी तरह की उनको प्रॉब्लम्स आई हो, तो वो उसके खिलाफ बात को बता रहे हैं, यानी अपने पॉइंट को रख रहे हैं। फिर कह रहा है द अदर पर्सपेक्टिव इज दैट कम्युनिटी वाइड प्रोटेस्ट इज नॉट इटसेल्फ अ क्राइम। अब बोल रहा है अदर पर्सपेक्टिव, जो पीछे उन्होंने एक पर्सपेक्टिव की बात की थी, नज़रिए की बात की थी, अब दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, द अदर पर्सपेक्टिव एक दूसरा नज़रिया है, इज दैट वो ये है कि कम्युनिटी वाइड प्रोटेस्ट, यानी कि बहुत लोगों में फैला हुआ जो विद्रोह था वो क्या है? इज़ नॉट इटसेल्फ अ क्राइम, वो सिर्फ एक क्राइम नहीं है। एंड दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस की बात कर रहा है, हैविंग मजिस्टेरियल पावर, जिसके पास की मजिस्टेरियल पावर थी, यानी कि कंट्रोल करने की शक्ति थी, या फिर न्याय संगत तरीके से चीज़ों को एक्शन में लाने की जो शक्ति थी, ताकत थी, जिम्मेदारी थी, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और ये शक्ति उनको कहाँ से मिली थी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से मिली थी। टू टेक, जिसमें कि उनको क्या किया जाना चाहिए था? प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए थे, यानी कि चीज़ों को बचाने के बारे में काम किए जाने चाहिए थे। तो इतनी चीज़ें देखिए यहाँ पे।
दिल्ली पुलिस की यहाँ पे इन्होंने बात की है ना, उसके बाद दिल्ली पुलिस की चीज़ों को एक तरह से एडजेक्टिव की तरह से यहाँ पे इन सारी बातों को बताया है कि उसको क्या क्या करना चाहिए था। लेकिन फिर बात यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बाद यहाँ से कंटिन्यू की गई है कि वो दिल्ली पुलिस जो थी फेल टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, लेकिन वो ये सब काम नहीं कर पाई और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में, समन्वय को लोगों में स्थापित करने में फेल रही, असफल रही। फिर कह रहा है द पब्लिक पॉलिसी इशू एज द अलीजेड शोपियन एनकाउंटर अंडरलाइंस, द जो पब्लिक पॉलिसी का इशू है वो क्या है, जैसा कि अलीजेड शोपियन एनकाउंटर में कहा जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, यानी साफ तरीके से कहा जाता है, वो ये है इज़ दैट सच डेलीगेशन, यानी कि इस तरह की जो जिम्मेदारियां होती हैं, यानी कि जो ऊपर उन्होंने जिम्मेदारियां बताई हैं किसकी, दिल्ली पुलिस की, इस तरह की जो जिम्मेदारियां होती हैं या डेलीगेशंस या कामों को सौंपा जाता है, वो क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ पावर्स, वो कन्फ्यूज़ करते हैं पावर को, ताकत को अपनी भूमिका से। अब ताकत और भूमिका में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। एक ये होता है कि उनके पास उनके रोल्स क्या हैं, जैसे डीएम के रोल के ऊपर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं पब्लिक कमिश्नर, तो वो उनकी बात कर रहे हैं कि उनके रोल्स क्या हैं, यानी कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उनको ताकत क्या दी जा रही है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रोल्स को देखें और फिर ये सोचें कि उसको एक्सेस करने के लिए उसके पास ताकतें क्या होती हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को बात कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में। और वो बोल रहे हैं कि इस तरह के जो डेलीगेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं या वैसे भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पावर और रोल में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फर्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एक्शंस फॉर विच नो पॉलिटिकल क्लियरेंस इज नीडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड बाय द पब्लिक टू इन्वेस्टिगेट क्राइम एंड मेक्स अरेस्ट वाज इग्नोर्ड। सबसे पहली उन्होंने बात ये कही है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एक्शन, यानी कि डिस्टिंक्शन का यहाँ पे मतलब है किसी चीज़ को साफ तरीके से कहना, अलग करने से नहीं है। अगर आप अलग करने से भी समझ रहे हैं तो आप इस तरह से समझिए कि किसी चीज़ को अलग करके हाईलाइट कर दिया गया है, साफ तरीके से बोल दिया गया है। तो बोल रहे हैं फर्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एक्शन, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट एक्शन यानी कि स्वतंत्र तरीके से वो जिस तरीके कदम उठा सकते हैं उसकी जो उनके पास क्या है उसको अलग तरीके से अगर बताया जाए, फॉर विच जिसके लिए नो पॉलिटिकल क्लियरेंस इज नीडेड, जिसके लिए उनको किसी भी तरह की पॉलिटिकल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल क्लियरेंस का ये मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर ये ज़रूरत है कि वहाँ पे जो रनिंग या वर्किंग पॉलिटिकल पार्टी है उनको उससे ज़रूरत है परमिशन लेने की, लेकिन इन केसेस में, कुछ केसेस में जिनके लिए कि उनको ज़रूरत नहीं है क्लियरेंस की, उसके लिए क्या बोल रहा है, बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, और वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करे, इसके लिए उसको पॉलिटिकल क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बाय द पुलिस, और पुलिस के द्वारा कि वो इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे क्राइम की, होने वाले जो क्राइम्स होते हैं, जुर्म होते हैं, एंड मेक अरेस्ट, और क्या करे, लोगों को अरेस्ट करे, वॉज इग्नोर्ड। देखिए कॉमा जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया जाता है। अच्छा हाँ, जैसे हमारे द हिंदू एडिटोरियल में क्या होता है कि बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, और यही चीज़ आपके एडिटोरियल में या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एग्जाम में मिलने वाली होती है। इतने ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस होते हैं ना कि पूरा पैसेज सिर्फ पैरा जो होता है वो सिर्फ एक सेंटेंस का हो जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि लॉन्ग सेंटेंसेस होने की वजह से कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको हर कॉमा का मतलब निकालना पड़ता है। एक कॉमा, दो कॉमा, एक बात हो गई, और फिर जो पहला वाला कॉमा था उसको आगे बात कंटिन्यू करता है जो आपका तीसरा कॉमा होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए आप द हिंदू के एडिटोरियल को ज़रूर पढ़िए, जिससे कि आपके दिमाग में एक उस जोन में आप जा पाएँ जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ और अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कर पाएँ एग्ज़ाम में। यहाँ पे यही बात है, देखिए एक कॉमा यहाँ पर लगाया, एक कॉमा यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, और इसमें क्या है पता है, तीन बातों को अलग अलग कर दिया उन्होंने, हालांकि पहली बात को ख़त्म किया है बिल्कुल लास्ट में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। चलिए ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगी, बताती हूँ क्या कह रहा है। पहले यहाँ तक मैंने बता दिया है कि उनके एक्शंस के ऊपर डिस्टिंक्शन की बात किया है, जिसके लिए कि किसी पब्लिक क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, और वो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करें, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करें। और पुलिस की बात करी है कि पुलिस क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे किसकी, क्राइम्स की, और अरेस्ट करे लोगों को जो कि क्या है उसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों को अरेस्ट करे। और फिर उन्होंने ये बात की, ये एक्शन जो कि उनको लेना था वो क्या हुआ, वॉज इग्नोर्ड, वो इग्नोर कर दिया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है, किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा और पुलिस द्वारा। ऐसा कौन कह रहा है, ये एडिटोरियल कह रहा है। फिर है सेकंड, और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं,
Maintaining public order requires the district magistrate to make hard choices. Public order maintain करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज़रूरत होती है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर का जो मेंटेनेंस है उसके लिए ज़रूरत होती है क्या, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, हमारा डीएम होता है, वो क्या करे, हार्ड चॉइसेस ले, यानी कि टफ चॉइसेस ले। वो अपने मन को कोमल करके ना सोचें, वो ये देखें कि जो अभी सही है हमें वो करना चाहिए। बिटवीन लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू चेक वायलेंस, और किस लिए उनको हार्ड चॉइसेस करनी पड़ती हैं, बिटवीन, कहाँ पर हार्ड चॉइसेस करनी पड़ती हैं, बिटवीन लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू चेक वायलेंस, यानी कि प्रॉपर्टी के लॉस को चेक करें वो, या कि ज़िंदगियों के लॉस को चेक करें वो, इसको समझने के लिए उनको क्या करना है, हार्ड चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, जिससे कि वायलेंस का निर्धारण हो पाता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या फिर जो इतना पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। अब दोनों ही चीज़ें बहुत बुरी हैं, अगर किसी की डेथ हो रही है दैट इज़ इक्वली अ लॉस, और अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, तो उनको क्या है, हार्ड चॉइस करनी पड़ती है। फिर बोल रहा है दो एनी डेथ ओपन्स द डोर टू एन इंक्वायरी, दो हालांकि किसी भी तरह की जो मृत्यु होती है वो ओपन कर देती है उन दरवाज़ों को, या वो क्या करती है, लेज ओपन, या वो सामने रखती है, या वो इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, इसके बारे में किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन या पक्ष नहीं रखा जा सकता, फॉर लैक ऑफ इफेक्टिव पीपल एक्शन, जिससे कि क्या किया है, और किस लिए जस्टिफिकेशन या अपने पक्ष को साफ तरीके से नहीं रखा जा सकता, कि अगर किसी भी तरह के पब्लिक एक्शन में, पुलिस एक्शन में आपकी कोई कमी है, यानी कि अगर पुलिस एक्शन लिए जाने चाहिए थे, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, और क्या करना चाहिए था, अरेस्ट होने चाहिए थे, अगर इसमें किसी भी तरह की लापरवाही हुई है तो इसके खिलाफ कोई भी आपका जो जस्टिफिकेशन है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आगे बोल रहा है थर्ड, पहले दो उन्होंने बात की, अब तीसरी बात कर रहा है। थर्ड, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड टू कंसीडर प्रोटेस्ट एज लेजिटिमेट, लेवरेजिंग गवर्नमेंटल एक्शन टू प्रिवेंट अदर एक्सप्लॉइटिंग द ग्रीवेंसेस। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या सोचना चाहिए, इज एक्सपेक्टेड, उसके बारे में ये सोचा जाता है, या उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कंसिडर करे प्रोटेस्ट को, जो विद्रोह हो रहे हैं, एज लेजिटिमेट, कि वो क्या है, वैध हैं, लिवरेजिंग है, यानी कि वो लाभ उठा रहे हैं किस चीज़ का, गवर्नमेंटल एक्शन का, और क्या करे वो, टू प्रिवेंट करे, लेवरेजिंग गवर्नमेंटल एक्शन, वो क्या करे, गवर्नमेंट एक्शंस का अपने लाभ उठाए और प्रिवेंट करे किस चीज़ को, टू अदर्स, बाकियों को प्रिवेंट करे, जिससे कि वो एक्सप्लॉइट ना कर सकें अपने ग्रीवेंसेस को, अपनी समस्याओं को। जैसे क्या होता है कि लोग विद्रोह करते हैं, तो क्यों करते हैं, वो ये कहते हैं ना कि हमें दिक्कत है तो हम विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या मानना होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये रोल बता रहे हैं कि वो उन लोगों से कहें हाँ आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेजिटिमेट हो सकती है वो, लेकिन उसका ये काम है कि वो अपनी पावर का लाभ उठाए उन चीज़ों को प्रिवेंट करने में, यानी कि समस्याओं का लोग फ़ायदा उठाएं गलत तरीके से। एक्सप्लॉइटिंग थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है गलत तरीके से किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो अगर लोग अपनी समस्याओं का गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये रोल है कि वो उन चीज़ों को कंट्रोल करे, प्रिवेंट करे, बचाए। फिर बोल रहा है इन दिल्ली में द पुलिस डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइडर पॉलिटिकल सपोर्ट, जो पुलिस है वो हमारी वो डिस्टिंग्विश नहीं करती है किसमें, वाइडर पॉलिटिकल सपोर्ट में, एक जो उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल राजनीतिक सपोर्ट मिलता है, और किस चीज़ में, वायलेंस कॉज्ड बाई अ फ्यू, यानी कि जो जिस तरह के वायलेंस, जिस तरह के तहस नहस इधर उधर मचा रखा था कुछ लोगों द्वारा, इन चीज़ों में डिस्टिंग्विश वो नहीं करती है, यानी कि वो एक तो पॉलिटिकल उसको पार्टी के ऊपर ध्यान दे, और वो क्या करे कि जो वायलेंस हो रहा है उसको कंट्रोल करे, तो इन चीज़ों के बारे में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है कि क्या चीज़ उसको करनी चाहिए। फिर बोल रहा है राइट्स एसेंशियली रिजल्ट फ्रॉम फेलियर ऑफ मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो राइट होते हैं, दंगे होते हैं, वो क्या है, एसेंशियली वो मुख्य रूप से रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, किस चीज़ से परिणामित होते हैं, फेलियर ऑफ मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि पब्लिक ऑर्डर का जो स्थापना है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, इसमें क्या है, अगर असफलता हो जाती है तो क्या होते हैं, दंगे होते हैं, यानी कि दंगे परिणाम होते हैं कि आपका जो पब्लिक ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। फिर बोल रहा है द सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड इवेंट्स, अब रिलेटेड इवेंट के सीक्वेंस की बात कर रही है। सीक्वेंस का मतलब होता है अगर कोई चीज़ लगातार हो रही है ना, यानी कि 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, तो ये क्या है, सीक्वेंस है, एक के बाद एक होते जा रहे हैं, और हो क्या रहे हैं, रिलेटेड इवेंट्स, यानी कि एक से जुड़े हुए जो पूरे लगातार इवेंट्स हुए हैं उनकी घटनाओं की बात कर रहा है।
स्प्रेड ऑफ चक्का जाम। चक्का जाम का क्या मतलब होता है, जो लोग कह देते हैं कि यहाँ से अब कोई नहीं जाएगा, कोई व्हीकल नहीं निकलेगा। अब चक्का जाम कितने दिन चला है ना शाहीन बाग की वजह से, उसके वजह से कितना वो हाईवे जो है वो ब्लॉक किया गया था महीनों, उसकी वजह से कितना ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ। ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ तो बाकी का जो पूरा दिल्ली का सिस्टम था वो अफेक्ट होता है, यानी कि जिन लोग एक रास्ते से जा सकते थे अब वो चौथे रास्ते से जा रहे हैं, तो इससे वो उस चौथे रास्ते पे भी तो फर्क पड़ा। अब वो चौथे रास्ते पे जो ऑलरेडी जाने वाले लोग थे उनको कितना फर्क पड़ता है, तो इस सबसे क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो वो चक्का जाम जो होता है लोगों का सबसे पहला हथियार होता है, जो लोग खतरनाक टाइप के होते हैं। मैं खतरनाक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी तरह के दंगे फसाद के सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए जो खतरनाक गलत काम करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, रोक देते हैं व्हीकल्स को जाना। फिर कह रहे हैं द सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड इवेंट, यानी कि जो इस तरह के इवेंट्स हुए, स्प्रेड हुआ, हर तरफ फैल गया। क्या फैल गया, चक्का जाम। And police action in restricting or ceding spaces are a case study of how a few figures intervene to incite violence, changing the nature of a public of peaceful protest। अब वो बात कर रहे हैं कि जो इस तरह से लोग चक्का जाम वगैरह करते हैं और जो पुलिस एक्शन होता है कि वो नियंत्रित कर पाए, रेस्ट्रिक्शन कर पाए, यानी कि काबू में कर पाए या और सीड कर पाए, कम कर पाए स्पेसेस को, जो इस तरह की चीज़ें फैल रही हैं उनको, आर अ केस स्टडी, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए या वो एक केस स्टडी है, उसको पूरी तरह से समझा जाना चाहिए ऑफ हाउ, कि कैसे अ फ्यू पब्लिक फिगर, कुछ ऐसे हमारे पब्लिक फिगर्स हैं जो कि इंटरवीन करते हैं, अपना हस्तक्षेप कर देते हैं, टू किस लिए, इनसाइट वायलेंस, इनसाइट वायलेंस करने में, यानी कि दंगों को भड़काने में अपना हस्तक्षेप कर देते हैं, चेंजिंग द नेचर ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट, और वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है उसके नेचर को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टडी का टॉपिक है, ऐसा कह रहा है हमारा एडिटोरियल। आगे देखते हैं क्या है, गिव मी अ मिनट। आगे हमसे कह रहा है absence of immediate arrest leads to a riot and dithering on ordering fire results in its spread। अब क्या बात कह रहा है, देखिए एब्सेंस ऑफ इमीडिएट अरेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी तुरंत से जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। इसकी अगर एब्सेंस है, यानी कि इसकी कमी है, ये वहाँ पे नहीं पाया जा रहा है, लीड्स टू, वो क्या आगे कर देता है, राइट्स को, दंगों को और भड़का देता है, एंड डिदरिंग। डिदरिंग का मतलब होता है जैसे आप अपने परेशानी में अपना आपा खो दें, तबाही कर दें। अब जैसे दंगे फसाद होते हैं तो ऑब्वियसली लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो उनके चक्कर में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बिल्कुल तबाही मचा देते हैं। तो उसी की बात कर रहा है, क्योंकि लोगों को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, किया जाता है, इस वजह से क्या होता है, दंगे और फसाद जो हैं वो बढ़ते हैं। दंगा फसाद, राइट एंड डिदरिंग को आप इस तरह से देख सकते हैं। ऑन ऑर्डरिंग फायरिंग, क्या है, एब्सेंस ऑफ इमीडिएट अरेस्ट लीड्स टू अ राइट एंड डिदरिंग ऑन ऑर्डरिंग फायरिंग रिजल्ट्स इन द स्प्रेड। और क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, डिदरिंग ऑन ऑर्डरिंग फायरिंग रिजल्ट्स होता है, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है, जो फायर करने के, यानी कि जो ये आ जाता है ना कि हाँ गोलियां चला दीजिए आप, इसको क्या करता है, रोक लेता है, इस रिजल्ट को नहीं कर पाता या इस रिजल्ट को बढ़ा देता है कि लोगों को क्या होता है, फायर करना पड़ता है। अगर अरेस्ट वो नहीं करते हैं तो उनको क्या है, फायर करना पड़ता है, इसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर कह रहा है कोर्ट डिस्टिंक्शन कॉन्सेप्ट, कोर्ट जिस तरह से चीज़ों को अलग अलग देखता है उस कॉन्सेप्ट की, उस बात को क्या कहा है इन्होंने, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने एक अलगाव यानी कि अंतर पैदा किया है, किस बारे में, लॉ में एंड ऑर्डर में नहीं, आगे बात करेगा। लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर एक साथ चलने वाली फ्रेज होती है, उन्होंने एक अंतर पैदा किया है लॉ एंड ऑर्डर में, और एंड जो दूसरा है वो यहाँ है। लॉ एंड ऑर्डर में रिलेटिंग टू, और लॉ एंड ऑर्डर किस बात से रिलेट करता है, किस बात से जुड़ा हुआ है, रिलेटिंग टू इंडिविजुअल क्राइम, यानी कि जो एक पर्सनल आदमी कोई क्राइम करता है इसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। एंड पब्लिक ऑर्डर, और क्या है, अगर कोई क्राइम पब्लिक ऑर्डर में हो रहा है, यानी कि अगर दंगे फसाद हो रहे हैं तो वो पब्लिक ऑर्डर में होने वाले क्राइम है, लेकिन अगर किसी ने इंडिविजुअली कोई क्राइम कर दिया है, किसी एक को हानि पहुंचाई है या अपने लेवल पे कोई काम किया है, तो इन दोनों को जजमेंट, इन दोनों के सिस्टम में क्या है, डिफ्रेंसिएशंस हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया हुआ है। पर्टेनिंग टू अ कम्युनिटी एट लार्ज, अब ये जो पब्लिक ऑर्डर में फेलियर की बात कर रहे हैं, पर्टेनिंग टू अ कम्युनिटी, जो कि एक कम्युनिटी पर्टिकुलर से जुड़ा हुआ है, और वो कम्युनिटी क्या है, काफ़ी वृहद स्तर पे, एट लार्ज का मतलब है वास्ट स्केल पे।
फिर बोल रहा है द टॉप कोर्ट हैज़ ऑल्सो एम्फोसाइज दैट द टू टर्म्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। और हमारे कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, यानी कि पब्लिक ऑर्डर में होने वाली जो कमियां हैं, क्राइम्स हैं, और जो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे होने वाले क्राइम हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इंटरचेंजेबल नहीं है। यानी कि कभी आपने उसके रोल को उसमें लगा दिया या पब्लिक ऑर्डर वाले को प्राइवेट ऑर्डर में लगा दिया, तो नहीं, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। इनको आपको अलग अलग ही देखना पड़ेगा। क्यों बोल रहा है नॉट इंटरचेंजेबल? इंटरचेंज का मतलब आप समझ गए ना कि ए की जगह बी को रख दिया, बी की जगह ए को रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द टू कॉन्सेप्ट्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों के अलग अलग उद्देश्य हैं और लीगल स्टैंडर्ड हैं, और कानूनगत तरीके से इनके स्तर भी अलग अलग हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ the analysis made by police of the situation in an area and their commitment to form action and penalties under criminal law। फिर बोल रहा है लॉ एंड ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ, जो कि क्या है, कंसिस्ट करते हैं, अपने में ही समाहित करते हैं किस चीज़ को, कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस मेड बाय पुलिस, कि पुलिस जो है वो हमारी किस तरह से एनालिसिस करती है, चीज़ों को देखती है, उसको भी उसी में लॉ एंड ऑर्डर में देखा जाना चाहिए। ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन की, इन एन एरिया, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो सिचुएशन है उसको पुलिस ने किस तरह से एनालाइज किया है, इसको हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़कर देखते हैं। एंड देयर कमिटमेंट टू, और हाँ, पुलिस की एक तो ये बात कि वो किस तरह से वहाँ पे चीज़ों को करती है, रिपोर्ट जो बनाती है, एनालिसिस करती है, दूसरा ये भी है कि एंड देयर कमिटमेंट, और उन्होंने खुद क्या किया, टू फर्म एक्शन, एक दृढ़ एक्शन, एक टाइट, एक सख्त एक्शन लेने से, एंड पेनाल्टीज, और किस तरह से उनके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए अंडर क्रिमिनल लॉ। और इन सारी बातों को कहाँ पे कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर कर रहे हैं। यानी कि एक तो उन्होंने ये बात करी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, और उसमें क्या इंक्लूड किया है कि एनालिसिस जो कि पुलिस देती है, उसी के साथ उन्होंने ये इंक्लूड किया है कि पुलिस ने क्या एक्शन लिए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी ये बात कर रहे हैं, चौथी ये बात कर रहे हैं कि जो पेनाल्टीज़ हैं उनके बारे में डिसीजन लिए जाने चाहिए, और ये सारे कहाँ आते हैं, क्रिमिनल लॉ में आते हैं। फिर बोल रहा है पब्लिक ऑर्डर इज़ अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब पब्लिक ऑर्डर यानी कि जनता में सब कुछ अच्छा चलता रहे, ये जिम्मेदारी है किसकी, जो जिम्मेदारी इम्पोज की गई है, दी गई है, लागू की गई है, किसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर। और वो क्या करे, टू असेस, कि वो जांच करे, इवेल्युएशन करे, वेदर इट इज़ नेसेसरी, कि ये ज़रूरी है, टू रश टू द स्पॉट, कि वो जाए उस जगह पे और जांच करे, वेयर द लॉ एंड ऑर्डर हैज़ बीन ब्रेच, जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया गया है, धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ब्रेच का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, ना मानना। वॉयलेशन से भी ले सकते हैं आप किसी चीज़ को, डिनाइल से भी ले सकते हैं। तो बोल रहा है कि उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो असेस करे जाकर, लेकिन उसके आगे वो कह रहे हैं क्या उसको जाना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर कि लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेच किया गया है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिससे कि वो क्या करे, टू प्रिवेंट वायलेंस स्प्रेडिंग, जैसे कि वो जाकर कंट्रोल करे कि वायलेंस ना हो वहाँ पे, एंड ईज टेंशन, और क्या करे, जो टेंशन फैला हुआ है उसको वो शांत करे। ये जिम्मेदारी वो बता रहे हैं कि मजिस्ट्रेट की होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। फिर कह रहे हैं द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एक नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो हमारे विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, सब्सटीट्यूटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि क्या है, सब्सटीट्यूट करता है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सब्सटीट्यूटिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिड just this after the riot in northeast Delhi and in getting the तबलीगी जमात हेडक्वार्टर्स वैकेटेड। अब बोल रहा है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, सब्सटीट्यूटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में, या फिर उसके तौर पे उन्होंने ये काम किया, डिड जस्ट दिस, उन्होंने यही किया जो कि ऊपर उन्होंने मेंशन किया था कि वो वहाँ गए पोजीशन पे और वहाँ जाके उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए चीज़ों को किया। उन्होंने सेम किया कहाँ पर, राइट्स इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरह के राइट्स हो रहे थे उनके लिए उन्होंने यही किया, एंड इन गेटिंग द तबलीगी जमात हेडक्वार्टर्स वैकेटेड, और यही चीज़ उन्होंने, यही चीज़ कहाँ पर करी थी, उन्होंने तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर को वैकेट करने में, खाली करने में की थी। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रोल उन्होंने ऊपर बताए कि वहाँ पर जाके उनको इस तरह के एक्शन लेने चाहिए, यही काम किए गए कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में होने वाले राइट्स को कंट्रोल करने में, और दूसरा कहाँ पर किया गया कि तबलीगी जमात का जो हेडक्वार्टर था उसको वैकेट करने में किया गया।
आगे बोल रहा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका जो भूमिका है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस चीज़ में? इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, कुछ ऐसे खास मौक़ों पर, एक्सेप्शनल सिचुएशन में यानी कि जो कि यूजुअल ना हो, कुछ अलग हो रही हो, असाधारण हो, नॉर्मल ना हो, ऐसी सिचुएशंस में जो उनकी भूमिका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, टू प्रिवेंट अ ब्रेच ऑफ पीस, यानी कि ब्रेच ऑफ पीस देख लीजिए आप, यहाँ की पीस का, शांति का उल्लंघन किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, इसको क्या करें, लेकिन वो प्रिवेंट करें, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस तरह की किसी भी ब्रेच को क्या करें, कंट्रोल करें, होने से रोकें। एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एज इन गार्गी कॉलेज, यानी कि गार्गी कॉलेज में जिस तरह के विद्रोह शुरू हो गए थे उनको कंट्रोल कर लिया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो ये सब उनके काम है। एंड ऑल्सो फॉर ग्रीवेंस रिड्रेस एज इन शाहीन बाग, और इसके अलावा उनका ये भी काम है कि वो ग्रीवेंस रिड्रेस करें। ग्रीवेंस का मतलब है जो भी आपकी प्रॉब्लम है, रिड्रेस का मतलब है ख़त्म करें। ग्रीवेंस रिड्रेसल फर्म्स होती हैं ना ऑफिसेज में, कि आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो उसको वहाँ पर जाके आप कंप्लेन करिए, तो वो ग्रीवेंस का रिड्रेसल करेंगे, यानी कि ग्रीवेंस को ख़त्म करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है कि वो एक तो ये प्रिवेंट करे किसी भी इस तरह के एक्शन को होने से, और दूसरा ये है कि जो भी समस्याएं हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए वो काम करे। तो ग्रीवेंस रिड्रेस एज इन शाहीन बाग, जैसा कि शाहीन बाग में होना चाहिए था। फिर बोल रहा है इफ़ ऑफिशियल इज एलोकेटेड अ डुअल रोल, अगर ये ऑफिशियल यानी कि जो हमारा अधिकारी है इज अलॉटेड, सॉरी, उसको अलॉट किया गया है, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, क्या डाली गई है, डुअल रोल, यानी कि वो दो भूमिकाएं निभाए, टू बोथ कीप इन प्लेस लॉ एंड ऑर्डर, या और वो दो जिम्मेदारियां क्या हैं, वो दोनों हैं कीप इन प्लेस, कि वो सुनिश्चित करें इस बात को, लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करें, एंड मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, और दूसरा ये कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करें। दिस कुड लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन गोल, ये क्या है, आगे बढ़ा सकती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन गोल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है उस चीज़ को संभव कर पाना, किस चीज़ को, एक ऑब्जेक्टिव को, एक उद्देश्य को, इन फेवर ऑफ द अदर, यानी कि एक काम अगर हो रहा है तो दूसरा भी अपने से ही सुनिश्चित हो जाता है। ये दोनों उनकी भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन दोनों क्या है, वो एक के बाद एक मोटिव को अपने आप ही सर्व कर देती हैं। फिर बोल रहा है एज वॉज विटनेस्ड इन जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसा कि देखा गया था, विटनेस का मतलब है देखा गया था, कहाँ पर, JMI में देखा गया था। कम्युनिटी इम्प्लीकेशंस, जिस तरह की कम्युनिटी में इम्प्लीकेशंस हो गए थे, चीज़ों को लेके विद्रोह हो गए थे, या जो चीज़ें देखी जा रही थी, ऑफ द रिलीजियस गैदरिंग, यानी कि, और किस चीज़ में देखी जा रही थी, रिलीजियस गैदरिंग में, यानी कि धार्मिक जो उनकी गैदरिंग थी, भीड़ इकट्ठा हुई थी या लोग कलेक्ट हुए थे, कहाँ पर कलेक्ट हुए थे, इन निज़ामुद्दीन, एंड प्रिवेंटिंग वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पर हो पाई थी, एक तो वहाँ पर कि जामिया मिलिया इस्लामिया में निज़ामुद्दीन के पास जो गैदरिंग हो रही थी रिलीजियस, और दूसरी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वो प्रिवेंट कर पाए थे क्या, किसी भी तरह का दंगा फसाद। ये था हमारा एडिटोरियल। दो बातें इन्होंने यहाँ पे, जैसा कि टाइटल में शुरू में आए थे, मैं टाइटल पे आती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या ये कहना चाह रहे थे। सॉरी, देखिए ये था हमारा टाइटल। यहाँ देखिए डिमार्केशन की बात कर रहे थे ना, डिमार्केशन मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि वो क्या कर रहे थे, एक डिफ्रेंसिएशन चाह रहे थे, किसके बीच में, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो रोल है और जो हमारा किसका, कमिश्नर का, पुलिस कमिश्नर का जो रोल है, इसमें डिमार्केशन होना चाहिए, दोनों के दायरों को जो है डिसाइड किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे ये आप देखिए वर्ड की पब्लिक कमिश्नर की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो ड्यूटीज़ हैं, मान लीजिए, उनको डिमार्केट कर रहा है ये, और ऐसा ही हमारा एडिटोरियल हमसे कह रहा था कि ऐसा किया जाना चाहिए, और इसी को उन्होंने आगे कंटिन्यू रखा। उन्होंने दिल्ली में होने वाले दंगे फसादों को जो है वो सेंटर पॉइंट रखा, और उसके बाद उन्होंने ये बात कही, क्या बात कही, कि जो हमारे इसके ये हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और हमारे पुलिस कमिश्नर्स होते हैं, इनकी जो ड्यूटीज़ हैं इनको अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए, और अगर ये अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से निभाते हैं तो क्या होता है, सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जहाँ की ड्यूटीज़ फेल हुई, जैसे कि राइट्स हो गए दिल्ली में, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए जहाँ की ड्यूटीज़ जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाई, जैसा कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया वाला, निज़ामुद्दीन और गार्गी कॉलेज वाला जो सीन था उसको डिस्क्राइब किया। तो ये पैसेज जो आपका था, उन्होंने जो टाइटल लिया था उसको आगे वो कंटिन्यू करके चले, और पैसेज आपका दो तरह की टोन को कंसीडर कर रहा है। एक तो क्रिटिकल है, यानी कि वो निंदा कर रहे हैं कि इस तरह के काम नहीं होते हैं, बट ये क्रिटिकल वाला जो सेंस है वो शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा। थ्रू आउट जो पैसेज चला है वो आपका सजेस्टिव टोन में चला है, यानी कि उन्होंने जो ड्यूटीज़ हैं हमारे पब्लिक कमिश्नर की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, उनकी ड्यूटीज़ को निर्धारित करने के लिए उन्होंने चीज़ों को बताया है, यानी कि सजेशंस दिए हैं अपने, कि अगर ऐसा होता है तो
अच्छा होता है, वैसा होता है तो अच्छा होता है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, सजेस्टिव टोन को दिखा रही हैं। हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे, मैंने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट किए हुए थे। आपको जो वर्ड समझ में आए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर वर्ड आपका हर कॉन्टेक्स्ट में कवर हो पाए, बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल गेट इट क्लियर टू यू। और उसके साथ साथ क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम का और वोकैब 24 के एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। दोनों को एक्सेस करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। एग्जाम्स आपके बहुत सारे लगे हुए हैं, क्लर्क का लगा हुआ है, ग्रेड बी का लगा हुआ है, आरबीआई का। सारे एग्जाम्स को फटाफट से क्वालिफाई करिए, प्रिपरेशन को अच्छा रखिए और क्या करिए, अच्छी सी जॉब में आ जाइए। चलिए मिलते हैं 10 बजे, वोकैब का सेशन आएगा, उसको ज़रूर अटेंड करिए। मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें वोकैब वाले सेशन में ऐड ऑन की हैं, उसको ज़रूर अटेंड करिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकैब जो है वो स्ट्रांग हो। आज मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह से वोकैब्स आप और अपनी लर्न कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं 10 बजे वोकैब वाले सेशन में।